नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक तरफ जहाँ पर गुलेरिया परिवार से यहाँ पर करण गुलेरिया, राजीव गुलेरिया, महेंद्र पीरामल, आकाश और श्रेया ये सभी अपनी कुलदेवी के मंदिर की तरफ जाने लगते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इधर यहाँ पर भीमेश्वरी गांव में सभी एक एक करके आश्रम में पहुँच जाते हैं। वो सभी अभी अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने लगते हैं, तो वहीं अब सर जी और यशपाल अग्रवाल अपने चौपर में बैठकर अब सभी पर अपनी नज़र बनाए हुए थे और अब वो यहाँ पर आपस में एक ही बात कर रहे थे कि बस एक बार हमें हिंट मिल जाए कि आखिर वो मैजिकल केमिकल कहाँ पर है। अरे किसके पास होगा वो? फिर तो देखना, उस केमिकल को हमारे हाथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। बस तब तक वो केमिकल हमारे हाथ में नहीं है जब तक हम उस शख्स को नहीं जानते। इधर अब वो दोनों अपनी दूरबीन से वो हर एक पर अपनी नज़र छुप कर बनाए हुए थे कि उन्हें कोई तो ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी या कोई तो ऐसा संदिग्ध इंसान दिखेगा ही दिखेगा। उन्हें थोड़ी सी भी हिंट मिल जाए, वो बस इसी ताक में थे। इधर मल्होत्रा परिवार यहाँ पर कुलदेवी के मंदिर में यहाँ पर पहुँचने ही वाला था। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो सभी मंदिर में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद अब अनिका जैसे ही गाड़ी से बाहर निकल कर आती है तो जो उसकी आंखों के सामने था वो देखकर तो अब अनिका को यकीन ही नहीं हो रहा था। ये देखकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, नानी माँ, इस मंदिर को किसने बनाया है? अनिका की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, अनिका बेटा मंदिर में चलो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये सुनते ही अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिलाती और कहती है, ठीक है नानी माँ, चलते हैं। और यहाँ पर ये सभी अब कुछ सामान लेकर, जो कि यहाँ पर कुलदेवी के लिए वो पहले से तैयार करके लाए थे, उस सामान को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वो सभी अब जैसे ही ऊपर मंदिर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर अब नानी माँ कहती है, अनिका बेटा दो थालियाँ तैयार करना है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है नानी माँ, मैं कर देती हूँ, आप मुझे बस बता दीजिए कि मुझे कौन सी में क्या क्या रखना है। या अब नानी माँ अनिका को सब कुछ बता देती है कि उसे कैसे कैसे इन दोनों थालियों को अरेंज करना है और अब अनिका भी इन दोनों ही थाल को सजा देती है। और आखिर में अब स्वाति और श्वेता की शादी का कार्ड भी अब इसमें वो रख देती है और इसके बाद अब वो उन्हें थाली देते हुए कहती है, ये लीजिए नानी माँ। अब यहाँ अनिका से थाली लेकर अब स्वाति और श्वेता दोनों ही अभी दादी माँ के सामने जाकर, दोनों ही देवी माँ के सामने जाकर अब वो पंडित जी को इन थालियों को दे देती है। अनिका ने क्योंकि जैसे ही नानी माँ को ये थालियाँ दी तो नानी माँ ने अपने हाथों से दोनों को एक एक थाली दे दी थी और यहाँ पर अब सभी कुलदेव की पूजा में लग जाते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जैसे ही पूजा संपन्न हुई तो पंडित जी कहते हैं, परिक्रमा कर लीजिए। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, जी पंडित जी। और यहाँ पर नानी माँ अब अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाते हुए ही अब अपनी परिक्रमा पूरी करने लगती है। साथ के साथ बाकी सब भी अब उसके साथ ये परिक्रमा करते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही सब कुछ अब यहाँ पर ख़त्म हुआ तो यहाँ पर अब अनिका पीछे की तरफ जाकर जब नीचे देखती है तो उसके दिमाग में यहाँ पर बहुत कुछ चलने लगता है। वो भी यहाँ पर अपना फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकालती और अब अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप करते हुए ही उसे सेंड कर देती है। अब अनिका कुछ सोच ही रही थी कि तभी अब उसके कानों में फिर से नानी माँ की आवाज़ आती है, जो कि अभी अनिका को आवाज़ लगा रही थी। अनिका कहाँ हो तुम? इधर आओ बेटा। इधर अपनी नानी माँ की आवाज़ को सुनकर अब अनिका कहती है, जी नानी माँ, बस अभी आती हूँ, लेकिन हुआ क्या है? अनिका की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, देखो मैं और स्वाति यहाँ पर रुक रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम भी यहाँ पर रुको ना, क्योंकि हमारे साथ हम तुम्हारा भी साथ चाहते हैं। अब नानी माँ की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, ठीक है नानी माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। वैसे किशन मामा और श्वेता, उनका क्या वो फिर क्या वापस जा रहे हैं? इस बात पर अब नानी माँ कहती है, वो किशन को तो आज रायचंद हाउस में भी तो जाना है ना, क्योंकि वो सबसे पहला कार्ड वहीं पर देना चाहता है, तो मैंने उसे और श्वेता को साथ में ही मल्होत्रा हाउस जाने के लिए कह दिया है।
क्योंकि समय बहुत ही कम है अनिका, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक हम यहाँ पर हैं कम से कम ये लोग तो जाकर अपनी तैयारियाँ कर लें। अब नानी माँ की ये बात सुनते ही अनिका कहती है कि नानी माँ मैं भी यहाँ पर रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है मैं भी तो यही चाहती हूँ बेटा कि तुम यहाँ हमारे साथ रुको, क्योंकि देखो मैं आज तुम दोनों का ही यहाँ पर साथ चाहती हूँ। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब अनिका कहती है क्यों नानी माँ, क्या कुछ हुआ है क्या आप कुछ बात करना चाहती हो? अब अनिका की ये बात सुनकर अब नानी माँ कहती है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो अनिका। जहाँ एक तरफ नानी माँ ने अब अपना मन पक्का कर लिया था कि वो आज अवंतिका के बारे में सब कुछ स्वाति और अनिका को बता देगी, तो यहाँ नानी माँ भी अभी अपनी ही सोच में थी कि तभी अब उन्हें पीछे से स्वाति की आवाज आती है कि माँ किशन और श्वेता तो निकल रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या हमें वापस मल्होत्रा हाउस नहीं जाना? स्वाति की ये बात सुनते ही अब नानी माँ और अनिका दोनों ही अब उसी तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा थी। इधर कुछ ही देर के बाद वह दोनों जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर अब किशन मामा से अब नानी माँ कहती है संभल कर जाना बेटा, और हाँ अपना ख्याल रखना। और देख किशन शादी का घर है तो शादी की तैयारियां जल्द से जल्द हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। हम जल्द ही आएंगे वहाँ पर। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। देखो अगर मुझे रायचंद हाउस जाना ही नहीं होता ना तो मैं भी यहाँ पर रुकता और फिर हम कल प्रसाद खाकर ही यहाँ से चलते। अब किशन की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, हम प्रसाद लेकर आ जाएंगे, हम तुम सब के लिए भी प्रसाद लेकर आएंगे। यहाँ पर अब किशन मामा और श्वेता वहाँ से अब दोनों ही उन्हें बाय बोल कर जाने लगते हैं। तो अब यहाँ पर नानी माँ स्वाति और अनिका से कहती है तुम दोनों मेरे साथ आओ। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है जी नानी माँ, और यहाँ पर अब दोनों नानी माँ के पीछे पीछे जाने लगती हैं। एक तरफ जहाँ पर नानी माँ आज अपने दिल की बात, अपने दिल की रात सब कुछ अनिका और स्वाति मल्होत्रा को बताने वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में रोहित अभी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था कि तभी अब उसका फ़ोन बजने लगता है। रोहित ने जैसे ही अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो यहाँ पर रोहित को अब्दुल कॉल कर रहा था। अपने फ़ोन को उठाने के बाद अब रोहित कहता है हाँ अब्दुल बोलो, कुछ पता चला? रोहित की इस बात पर अब यहाँ पर रोहित को सामने से आवाज आती है यस सर किंग आपने मुझे यहाँ पर जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हो गया है। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है फ्रांस की जनता रानी साहिबा के खिलाफ क्यों है? तुम्हें क्या ये पता चला? क्या हमें उस रीजन के बारे में पता चला? इस बात पर अब अब्दुल कहता है किंग मैं आपको कुछ लोगों की रिपोर्ट सेंड कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि जो मल्होत्रा फार्मेसी से दवाइयाँ यहाँ पर आई हैं एक्चुअल में वो डुप्लीकेट है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा पंगा ही इसी वजह से हुआ है कि फ्रांस में डुप्लीकेट दवाइयाँ पहुँची हैं, किसी ने इन दवाइयों को बदल दिया है। और यहाँ की जनता को अब ये डुप्लीकेट दवाइयाँ देखकर लग रहा है कि अब रानी साहिबा को अपनी प्रजा की जान की परवाह नहीं है, क्योंकि इन डुप्लीकेट दवाइयों से यहाँ की प्रजा डर गई है। अब उन्हें रानी साहिबा पर ट्रस्ट नहीं रहा। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है क्या ये पॉसिबल है अब्दुल कि यहाँ से जो दवाइयाँ भेजी गई हैं और जो दवाइयाँ वहाँ पर पहुँची हैं दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं मल्होत्रा फार्मेसी को जानता हूँ वो लोग कभी डुप्लीकेट दवाइयाँ नहीं भेजेंगे, और वो भी आलिशा को। नहीं मैं इस बात को मान नहीं सकता, लेकिन तुम्हें क्या लगता है? रोहित की ये बात सुनते ही अब अब्दुल कहता है किंग मुझे भी यही शक है कि जरूर कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है, इसलिए मैंने उन दवाइयों को अपने पास रखा है और मैं उसे मारवा हाउस लेकर आ रहा हूँ ताकि हमें सच का पता चल सके। अब तो अनिका मैडम ही इन दवाइयों को टेस्ट करेंगी और उन दवाइयों पर तभी हमें कुछ पता चलेगा कि आखिर ये सब मामला क्या है। और हाँ किंग एक बुरी खबर भी है। अब अब्दुल की ये बात सुनते ही रोहित कहता है हाँ कौन सी खबर, बताओ ना। इस बात पर अब अब्दुल कहता है किंग उन दवाइयों की वजह से कुछ प्रेग्नेंट वुमेन का मिसकैरेज हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता और भी ज़्यादा भड़क गई है और कुछ लोगों की तो इन दवाइयों की वजह से मौत भी हो गई है। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि रोहित को ये खबर सुनकर सच में बहुत ही बुरा लगा। हालांकि रोहित नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो, और अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर लोगों का भड़कना तो तय था, लेकिन इसमें किन्हीं बेगुनाहों की जान गई उसके लिए रोहित बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
अब्दुल की बात को सुनकर अब रोहित यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि अब ये उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। और अब वो यहाँ पर बड़े गुस्से से ही कहता है कि किसकी हिम्मत हो गई है जो किंग के घर में घुसकर वार कर रहा है, और ये खून की होली कौन खेल रहा है, इसके बारे में पता लगाओ। क्या तुम्हें कुछ पता चला? ये सुनते ही अब्दुल कहता है, पता नहीं किंग, मैं भी बस यही सोच रहा हूँ, और मैंने अपने आदमियों को काम पर भी इसके लिए लगा लिया है। जैसे ही हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं जल्द से जल्द आपको इसके बारे में बताऊँगा। ये सुनते ही रोहित कहता है, तुम इस वक्त यहाँ पर आ जाओ, हम सोचते हैं इसके बारे में कि हमें आगे क्या करना है। मुझे पता है कि फ्रांस की प्रजा रानी साहिबा के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अब उन्हें इस तरह से तो कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है, अब हमें सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। अब रोहित की इस बात पर अब अब्दुल कहता है, किंग हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई तो स्टेप लेना ही होगा, क्योंकि अगर हमने कोई ना कोई स्टेप नहीं लिया तो फिर यहाँ की सिचुएशन और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, करते हैं कुछ तो करते हैं, बस तुम उस सैंपल को लेकर जल्द से जल्द यहाँ पर आओ। रोहित की ये बात सुनते ही अब अब्दुल कहता है, किंग मैं बहुत जल्द ही वहाँ पर आ जाऊँगा। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है। और इसके बाद रोहित अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर अब एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। उस अननोन नंबर को देखकर रोहित बार बार अब उसे इग्नोर कर रहा था, क्योंकि रोहित ही इस नंबर को देखकर इस नंबर से वाले इंसान से बात नहीं करना चाह रहा था। तभी उसके फ़ोन पर अब उसी नंबर से अब एक वीडियो आता है, क्योंकि जब रोहित ने उस फ़ोन से उस आए हुए फ़ोन पर बात नहीं की तो उसी नंबर से अब उसे एक वीडियो मिला। इस वीडियो को देखकर तो रोहित जब उस वीडियो को देखता है तो ये वीडियो उसे किसी और ने नहीं बल्कि अक्षय वर्मा ने भेजा हुआ था, क्योंकि जिस नए नंबर से जो शख्स फ़ोन कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय वर्मा ही था, जिसमें अक्षय वर्मा उस वीडियो में रोहित को ये दिखाना चाह रहा था कि आयशा उसके पास कितनी खुश है। आयशा यहाँ पर उसके पास रोहित से ज़्यादा खुश है, और उसने रोहित को गलत प्रूव कर दिया। यहाँ रोहित अभी उस वीडियो को देख ही रहा था कि तभी अब उसे एक मैसेज आता है कि अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह मेरा फ़ोन उठा लो, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ रोहित अभी ये मैसेज पढ़ ही रहा था कि तभी उसे अक्षय वर्मा का फिर से कॉल आता है। अब फिर से इस नंबर को देखकर अब रोहित अब जल्दी से हेलो कहता है, तो अब सामने से उसे अक्षय की आवाज़ आती है, कैसे हो तुम? वैसे अपनी माँ को देखकर काफ़ी खुश तो हो ना, क्योंकि देखो तुम्हारी माँ अब यहाँ मेरे पास है, और वो भी अपनी मर्जी से, और उसकी खुशी तो तुम इस वीडियो में साफ साफ देख भी पा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि अपनी माँ को इतना खुश देखकर तो अब तुम भी बहुत ही खुश होंगे। अब देखो, अब तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि तुम्हारी माँ तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, और वो मेरे साथ कितनी खुश है। मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था, क्योंकि तुम्हें ये भ्रम था कि तुम्हारी माँ मेरे साथ खुश नहीं है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया। अब ही अक्षय की ये बात सुनते ही अब वो अपनी एक उंगली से सिर खुजाते हुए कहता है, आप खुश हैं उनके साथ? ये सुनते ही अक्षय वर्मा कहता है, तुम्हें वीडियो में नहीं दिखाई दिया क्या? मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि मैं भी बहुत ही खुश हूँ। चलो अब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा, और वो चाहे उसका बेटा ही क्यों ना हो, यानी कि तुम ही क्यों ना हो। अब तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि अब तुम्हारी माँ भी मेरे साथ रहना चाहती है और मैं भी। अक्षय वर्मा की इस बात पर अब रोहित कहता है, मुझे तुम्हारे प्यार से वैसे भी कभी कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे परेशानी थी तुम्हारी जोर जबरदस्ती से। अगर तुम प्यार से सब कुछ करते तो मैं कभी तुम्हारे प्यार के बीच में आता ही नहीं। जो तुम मेरी माँ के साथ करते थे वो सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि तुम प्यार से नहीं बल्कि जोर जबरदस्ती से करते थे। रोहित की ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा कहता है, मैंने इस बार तुम्हारी माँ के साथ देखो रोहित कोई भी जबरदस्ती नहीं की है, वो अब अपनी मर्जी से मेरे पास आई है, क्योंकि मैं तो अब उसके पास गया भी नहीं था। तो अब तुम क्या कहोगे? अब ये सुनते ही अब रोहित फिर से कहता है, अगर वो नहीं होती ना तो तुम अभी जिंदा भी नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा लक अच्छा था कि मेरी माँ ने आकर तुम्हें सही समय पर बचा लिया, नहीं तो तुम तो उसी दिन ही हमारे हाथों मर चुके होते। याद है ना? या फिर तुम उस दिन को भूल गए हो? अगर कहो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। रोहित की इस बात पर
पर अब अक्षय वर्मा कुछ देर तक तो सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद अब वो कहता है, देखो जो भी हो, चाहे मुझे तुम्हारी माँ ने बचाया या फिर तुम्हारी माँ की वजह से मैं बच गया, लेकिन फिलहाल तो सच तो यही है कि तुम्हारी माँ अभी मेरे साथ है। और मेरे लिए तो ये भी बहुत ही खुशी की बात है कि सच में उस दिन में तुम्हारी माँ ने ही मुझे बचाया, और वो भी तुम दोनों के सामने आके, यानी कि रोहित और अनिका के सामने आकर। कुछ भी हो वो पता है अब यहाँ पर खुश भी है, और अब हमारे बीच में अब तुम मत आना। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, मैं तो बीच में नहीं आ रहा हूँ, तुम्हें ही मुझे फ़ोन किया है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, अगर मैं बीच में आ रहा होता तो या तो फिर मैं ही तुम्हें फ़ोन करता, लेकिन देखो अब की बार तो तुमने मुझे कॉल लगाया है। और वैसे भी तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी माँ को वापस अपने पास ले आऊं? क्या तुम बताकर यही चाहते हो? अब रोहित की ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा कहता है कि सोचना भी मत ऐसा करने के लिए, क्योंकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये कहते हुए ही अब अक्षय वर्मा फ़ोन को कट कर देते हैं, क्योंकि रोहित के यहाँ पर कहे हुए शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे कि क्या तुम यही चाहते हो मैं अपनी माँ को वापस ले जाऊं? और उसकी इस बात से अक्षय वर्मा कहीं ना कहीं घबरा भी गया था। इधर अक्षय वर्मा की इस हरकत पर, जिस तरह से उसने अचानक से रोहित की बात पर फ़ोन कट कर दिया, अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। रोहित अब कुछ देर तक सोचने के बाद अब वो अपने बाथरूम से निकलकर सीक्रेट लैब की तरफ जाने लगता है, और साथ ही साथ वो निखिल और भूमिका को भी वहां पर आने का मैसेज कर देता है। इधर जब तक रोहित वहां पर पहुंचता है तो कुछ ही देर के बाद जैसे ही रोहित वहां पर आया तो वो देखता है कि जॉन और एनी तो वहां पर है ही नहीं। उन दोनों को वहां पर ना पाकर ये देखकर अब वो उन्हें आवाज लगाने लगता है, जॉन जॉन एनी कहाँ हो तुम? अब वो उन्हें आवाज लगाता है तो इधर कुछ ही देर में अब एक रूम से बाहर निकलकर जॉन और एनी ये दोनों ही रोहित के सामने आ जाते हैं। तो वहीं अब तक, क्योंकि रोहित ने भूमिका और निखिल को भी वहां पर बुलाया था, तो अब तक भूमिका और निखिल भी यहाँ पर इस सीक्रेट लैब में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद अब भूमिका रोहित से कहती है, क्या हुआ है रोहित, तुमने अचानक से हमें यहाँ पर बुलाया है? एनीथिंग सीरियस? क्या सच में कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई है ना, जो तुमने अचानक हमें यहाँ पर बुलाया? अब ये भूमिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, तुम सभी के पास मेरे लिए काम आया है, इसलिए बी रेडी गाइज। अब रोहित की ये बात सुनते ही बैनी कहती है, क्या कमांड है सर? बस कमांड दीजिए, वी आर ऑल्सो रेडी। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, पहले आप सभी यहाँ पर बैठ जाइए। ये सुनते ही अब वो सभी वहाँ पर लगी हुई चेयर पर बैठ जाते हैं। तो वहीं रोहित अभी अपनी बात कहना शुरू कर देता है कि जब हम बेमेश्वरी गाँव से जब वापस आए थे तो तब आलिशा को होश आया था, तो उसने मयूर से कहा था कि वो मल्होत्रा फार्मेसी में जाकर श्वेता से कह दे कि वो दवाइयों को पैक करवा कर फ्रांस में भिजवा दे। एम आई राइट? अब ये सुनते ही भूमिका कहती है, हाँ ये सब तो हुआ था रोहित, लेकिन तुम उस बात को अभी क्यों उठा रहे हो? क्या मल्होत्रा फार्मेसी को लेकर कुछ हुआ है या फ्रांस में कुछ हुआ है? भूमिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, मैं अभी इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ भूमिका, क्योंकि फ्रांस में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जो दवाइयाँ मल्होत्रा फार्मेसी से भेजी गई हैं वो दवाइयाँ बदली गई हैं, क्योंकि किसी ने यहाँ पर खून की होली खेलने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। अब रोहित की ये बात सुनते ही बैनी कहती है, आर यू श्योर सर कि किसी ने वो दवाइयाँ बदल दी? अब इस बात पर अब रोहित कहता है, यस आई एम श्योर ये काम, लेकिन मुझे बस ये पता लगाना है कि ये काम किसने किया है। अरे कौन है ऐसा जो ऐसे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारना चाहता है? ये सुनते ही अब निखिल कहता है, अच्छा हुआ सर आपने ये टॉपिक निकाला है, मैं खुद भी आपको यही बताना चाहता था, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये कहते हुए ही निखिल अब अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकालता और अब वो अपने फ़ोन को जल्दी से वहाँ पर लगे हुए प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर देता है, और अब वो उसमें एक वीडियो प्ले कर देता है ताकि इस प्रोजेक्टर में सभी एक साथ इस वीडियो को देख सकें। यहाँ पर जैसे ही अब ये वीडियो प्ले होती है प्रोजेक्टर में, तो अब यहाँ पर सभी उस वीडियो को देखने में लग जाते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद अब भूमिका कहती है, ये तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी नालिशा के लिए तो यहाँ पर अपनी पदवी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर निखिल ने जो वीडियो दिखाई थी ये यहाँ पर फ्रांस की जनता का पुरानी साहिबा के लिए पूरा का पूरा आक्रोश था कि किस तरह से वहाँ की जनता कभी नालिशा के ऊपर भड़की हुई थी। यहाँ भूमिका का साथ देते हुए यह बहने भी कहती है, सर सी इज राइट, भूमिका मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस ऐसे तो कभी नालिशा को अपनी पदवी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अगर ऐसे ही इन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो हमें जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। अब एनी की इस बात पर अब रोहित कहता है, मुझे पता है नहीं, और इसलिए मैंने तुम सभी को ही यहाँ पर बुलाया है। तुम सभी अभी ये पता लगाने में लग जाओ कि दवाइयाँ कैसे बदली, और एक बात नेत्रा कहाँ पर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें नेत्रा के बारे में सच पता होना चाहिए, क्योंकि नेत्रा भी बहुत कुछ कर सकती है। रोहित की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम में से किसी को भी नेत्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। उस समय वो वहाँ पर जख्मी जरूर थी, लेकिन फिर क्योंकि हमें तो उसकी बॉडी भी नहीं मिली, तो ये तो अब तक हम भी पता नहीं कर पाए। कुछ देर तक सोचने के बाद अब निखिल कहता है, सर जिस चोपर से वो मेडिसिन गई थी वो इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि देखो हम उस चोपर के जरिए भी तो पता कर सकते हैं ना कि वो चोपर वापस यहाँ पर आया है या नहीं। निखिल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, यू आर राइट, लेकिन वो मेरे ख्याल से राजमहल के पार्किंग लोकेशन पर ही होगा। रोहित की ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है, अगर वो यहाँ पर आ जाए तो हम उस चोपर को देखकर, या फिर मैं यूँ कहूँ कि चोपर में कौन कौन बैठा हुआ था, ये पता लगाया जा सकता है। जरूर हमें उस चोपर के द्वारा ही कोई ना कोई तो क्लू जरूर मिलेगा, क्योंकि साजिश चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई क्लू तो छूट ही जाता है। निखिल की इस बात पर अब रोहित कहता है, अगर ये पॉसिबल है सो प्लीज डू इट। हमारे पास ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें फ्रांस की सिचुएशन को जल्द से जल्द संभालना है। और वैसे भी ये फ्रांस की न्यूज़ सुनने के बाद तो तुम सभी को अंदाजा तो लग ही गया होगा ना कि इस बात पर अब जॉन कहता है, सर आपके पास उस फेक मेडिसिन के सैंपल हैं क्या, क्योंकि देखो अगर आपके पास उस फेक मेडिसिन के सैंपल है तो भी हम कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। जॉन की ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पर रोहित मारवा कहता है, हाँ डोंट वरी जॉन, बस कुछ ही समय में वो सैंपल यहाँ पर आ जाएगा। मैंने उन सैंपल को यहाँ पर मंगाया है। रोहित की ये बात सुनते ही बहनी कहती है, रोहित सर अनिका मैडम कहाँ पर हैं और उनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। आयनी की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अब रोहित कहता है कि वो शायद अभी बिजी होगी एनी, क्योंकि वो जैसे ही फ्री होगी तुम सभी से कांटेक्ट करेगी। और हाँ निखिल, बहुत जल्द वो चोपर यहाँ पर आ जाएगा, तो उस चोपर के यहाँ पर पहुँचने पर तुम भी अब अपना काम शुरू कर देना, क्योंकि हमें जल्द से जल्द ये सब संभालना है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन हमारे हाथ से निकलती जा रही है। रोहित की ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है, ओके सर। यहाँ पर अब इन सभी के साथ बात करने के बाद अब रोहित सीक्रेट लैब से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तो वहीं भूमिका कहती है, निखिल हमें हेडक्वार्टर जाना है, इंस्पेक्टर अब्बास ने आज मीटिंग रखी हुई है, तो हमें लेट नहीं करना चाहिए। भूमिका की ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है, ठीक है भूमिका, चलो मैं तो वैसे भी तैयार ही हूँ। यहाँ पर अब भूमिका और निखिल दोनों ही सीक्रेट लैब से मेन मारवा हाउस के वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और उसे वो दोनों बाहर निकलकर सीधा ही हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं। इधर मल्होत्रा कुलदेवी के मंदिर में, जहाँ पर अभी भी नानी माँ, स्वाति मल्होत्रा और अनिका ये तीनों ही वहीं पर रुकी हुई थी, तो अब नानी माँ स्वाति मल्होत्रा और अनिका को लेकर पीछे के रास्ते से एक सीक्रेट रूम में उन्हें लेकर जाती है, जहाँ पर सिर्फ एक अंधेरा ही अंधेरा था। उस रूम में जाने के बाद किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस रूम में आने के बाद अभी अनिका और स्वाति को खांसी आने लगती है, तो वहीं अब नानी माँ उन दोनों से कहती है, बेटा संभाल कर अपने कदमों को आगे बढ़ाना। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, वो सब तो ठीक है नानी माँ, लेकिन आप हमें ये कहाँ पर लेकर आई हैं, और ये इस ऐसी जगह पर आप हमें क्यों लेकर आई है, यहाँ पर तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट को ऑन करती है, तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अब उस लाइट को ऑन कर देती है, क्योंकि सच में इन लोगों को यहाँ पर इस रूम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इवन ये भी नहीं कि आखिर वो चल कहाँ पर रहे हैं। और अब जैसे ही वो दोनों अब अपनी लाइट को ऑन करती हैं, टॉर्च को, तो वो दोनों ही अपने आसपास देखने लगती हैं कि आखिर वो कहाँ पर हैं। तो तभी स्वाति मल्होत्रा वहाँ को देख कर कहती है, माँ
ये क्या है ये सब। इस बात पर अब नानी माँ कहती हैं, वो बीचों बीच तुम्हें शिवलिंग दिखाई दे रहा है ना। इस बात पर अब अनिका अपने फ़ोन को थोड़ा सा आगे लेकर जाती है तो वो देखती है कि इस रूम में सच में बीचों बीच एक शिवलिंग बना हुआ है। उस शिवलिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कुंड ही है ये कुंड ही यहाँ पर प्रकट हुआ है। ये देखकर अब अनिका नानी माँ की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ है नानी माँ, आप हमें क्या बताना चाहती हैं। क्योंकि देखिए मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जिस तरह से आप हमें यहाँ पर लेकर आई हैं। जरूर कोई ना कोई बात है जो हमें आप बताना चाहती हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, जैसे ही उस ऊपर के रोशनदान से रोशनी इस शिवलिंग पर पड़ेगी तो तुम दोनों को समझ आ जाएगा अनिका। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, माँ आप हमें सच क्यों नहीं बता देती हैं, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो और आप हमें यहाँ पर क्या दिखाना चाहती हैं। देखिए इतना सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए, हमें सच बता दीजिए। यहाँ भी स्वाति ने कहा ही था कि तभी अब ऊपर से एक रोशनी सीधा ही शिवलिंग पर आती है और जैसे ही वो रोशनी अब शिवलिंग से टकराती है तो वहाँ पर अब अचानक से एक दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उस दरवाजे के खुलते ही अब नानी माँ कहती है, जाओ तुम दोनों उस दरवाजे के पास जाओ। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देती हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि वो पूरा का पूरा रूम पानी से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर एक छोटा सा पुल बनवाया हुआ हो। ये देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अब पीछे मुड़कर फिर से हैरानी भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। और अब वो सस्पेंस के साथ ही कहती हैं, ये सब क्या है माँ, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वाति की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, ध्यान से देखो स्वाति, तुम दोनों उस पानी को देखो। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा ध्यान से उस पानी को ही देखने लगती है तो यहाँ पर अनिका अब अपनी माँ से कहती है, माँ वो देखिए वो सरफेस पर फ्लोरेंस फ्लास्क जैसा कुछ रखा हुआ है ना, और इसके अंदर एक लिक्विड भी है। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ अनिका, लेकिन अनिका जब तक हम उसे टेस्ट नहीं कर लेते तब तक हमें उसके बारे में क्या ही पता चलेगा। इसलिए हमें इसको लिक्विड को टेस्ट करना होगा। स्वाति की ये सुनते ही अब यहाँ पर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिलाती है और अब स्वाति मल्होत्रा वो अपने कदमों को उस पानी में की तरफ बढ़ा देती है। वो वही अपने कदमों को उस पानी में डालने ही वाली थी कि तभी अब नानी माँ उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ स्वाति, उस पानी से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें उस पानी में अपने किसी भी शरीर को टच नहीं करना है। हमें बस इस मैजिकल केमिकल को प्रोटेक्ट करना है स्वाति, हम इसे छू नहीं सकते। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा और अनिका दोनों ही अब अपने कदमों को नानी माँ की तरफ बढ़ा देती हैं कि आखिर नानी माँ ये सब क्यों कह रही है। और जैसे ही वो दोनों अब उसके सामने आती है तो यहाँ पर अब अनिका कहती है, नानी माँ बेंगलोर से कुछ किलोमीटर दूर एक भीमेश्वरी गाँव है और पता है वहाँ पर भी ऐसा ही एक मंदिर है। दोनों के ही स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आपके साथ आई मैं इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही मंदिर मुझे नजर आया। लेकिन अब क्या आप हमें जो भी बताना चाहती हैं प्लीज आप हमें वो बता दीजिए, क्योंकि मुझे जो भी कुछ ये बात है वो उसी मंदिर से रिलेटेड लग रही है। ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है, ठीक है अनिका, मैं तुम दोनों को सच बताने के लिए तैयार हूँ, और अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर इसीलिए ही लेकर आई हूँ और इसी बहाने से ही मैंने तुम दोनों को यहाँ पर रखा है, क्योंकि वहाँ मल्होत्रा हाउस में तो मैं तुम दोनों को ये सब नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं तुम्हें आंखों से ये सब कुछ दिखाना चाहती थी। इसलिए मैं बताती हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है जब मेरी शादी के कुछ सालों बाद मेरी मुलाकात मेरी बचपन की सहेली से हुई थी। अब ये कहते ही नानी माँ अब अपनी पिछली यादों में चली जाती हैं, जहाँ पर यशवंत मल्होत्रा कहते हैं कि पार्वती। इस बात पर वो कहती है, जी आई, और ये कहते हुए ही वो जल्दी से उनके सामने आ जाती है और वो कहती है, क्या हुआ है।